एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेनस, कौन बताएगा? ER इज द सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस, बताओ। डबल। पक्का? हाउ डबल मेम्ब्रेनस? मैंने कल ही बताया था कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, दैट इज द, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, देखो सिंगल मेम्ब्रेनस। अब ये ER हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है RER और दूसरा होता है हमारे पास SER। RER में हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे याद रखना आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे जनरली प्रोटीन का सिंथेसिस क्या होगा हमारे पास, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्या होगा हमारे पास, प्रोटीन। यहाँ पे क्या होगा, लिपिड। यहाँ पे क्या होगा, लिपिड। अब एक चीज आपको याद रखना है कि ER में हमारे पास ये किसका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो कल भी मैंने बताया था, दोबारा मैं बता रहा हूँ, इस ER का हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास दो चीज होता है, एक ER के अंदर का स्पेस जिसको बोलते हैं ल्यूमिनल, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमिनल। और इस ER, मान लो ये सेल है ना, सेल के बाहर ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म, तो इसको बोलते हैं एक्स ल्यूमिनल, एक्स ल्यूमिनल, यानी कि ये कहाँ पे है हमारे पास, साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया हमारे पास, साइटोप्लाज्म। और लिमिनल क्या होता है, इस ER के अंदर का स्पेस, ER के अंदर का स्पेस। तो ये दो वर्ड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि हमारे पास NCERT में क्या लाइन लिखा है आपको, तो सभी को ये लाइन याद रखना है कि हमारे पास कि ER डिवाइड, एक मिनट में सेट कर लूँ, ER हमारे पास डिवाइड हो जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, कितने, इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि दो कंपार्टमेंट है, एक क्या होता है हमारे पास ल्यूमिनल और दूसरा क्या होता है हमारे पास एक्स ल्यूमिनल। और इसी को NCERT में क्या लिखा है हमारे पास, दैट इज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, बात एक ही है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है कौन, ER, जिसमें से RER रफ, जिसके ऊपर क्या होगा हमारे पास, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। मान लो ये न्यूक्लियस था और इसके ऊपर ये ER था, और ER के ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, RER। और अगर ER के ऊपर हमारे पास नहीं प्रेजेंट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरली होता है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, ACER। और यहाँ पे क्या होता है, लिपिड। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, लिपिड। अब ये जो भी इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है, राइबोसोम। सिंथेसाइज कौन करता है, राइबोसोम। क्योंकि ये RER पे प्रेजेंट है राइबोसोम, तो इसके वेसिकल्स में, अब यहाँ से क्या बनता है हमारे पास, वेसिकल्स बनता है। क्या बनता है, वेसिकल्स। इसके अंदर लिपिड भी हो सकता है और इसके अंदर प्रोटीन भी हो सकता है, इसके अंदर लिपिड भी हो सकता है और इसके अंदर क्या हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गया। तो ये कहलाता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको सिर्फ 2 से 3 बातें याद रखना है हमारे पास, कि हमारे पास ACR किसके लिए होता है हमारे पास, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और RER किसके होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और यहाँ पे दिस इंपॉर्टेंट लाइन की हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेस, हमारे पास दो कंपार्टमेंट डिवाइड हो जाता है, एक को बोलते हैं एक ल्यूमिनल और दूसरे को बोलते हैं हम एक्स ल्यूमिनल या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो क्या होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म। जो क्या होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म। बस आपको सोचो इतना लाइन याद रखना है, और यही लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा NCERT में भले एक पैराग्राफ होगा, बट उस पैराग्राफ का अगर इन 4 से 5 लाइन याद है आपको, वर्ड्स, लाइन भी छोड़ो, वर्ड्स याद रखने, और इससे आपका ER के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गया। और इसका एक लाइन मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था न्यूक्लियस में, कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट चलें, आगे चलें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो, अब हमें पढ़ना है हमारे पास गोल्गी एपरेटस। क्या पढ़ना है हमारे पास, गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस को देख लेते हैं, और गोल्गी एपरेटस में थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें ना टफ लाइन आ जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गोल्गी एपरेटस कौन है, चलो लेट आ रहे हैं बच्चे, आ रहे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, गोल्गी एपरेटस। अब यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। सबसे पहली बात, गोल्गी एपरेटस हमारे पास किसने खोजा था, किसने देखा था, दैट इज द कैमिलो गोल्गी। यहाँ हमारे पास क्या है, गोल्गी बॉडीज या एपरेटस, कुछ भी बोलो। नाउ इसको सबसे पहले किसने खोजा, देखा था, ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्गी, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ये बात क्लियर, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड
बाय कैमिलो गोल्गी। कब देखा था? इन 1898, 1898 में कैमिलो गोल्गी ने देखा था। अब ये जो हमारे पास गोल्गी बॉडीज है, मान लो दिस इज द सेल। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये सेल है, इसकी मल्टीपल नाम आपको याद रखने। इस सेल के अंदर मान लो ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास, जनरली न्यूक्लियस के थोड़े पास में हमारे पास क्या होता है? ये गोल्गी बॉडीज पाया जाता है। अब ये गोल्गी बॉडीज के टू डिस्टिंक्ट, ध्यान से वर्ड सुनना, टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है, बट दे आर इंटरकनेक्टेड। कैसा होता है हमारे पास? दे आर इंटरकनेक्टेड। तो ये लाइन याद रखना है, इट हैव टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बट दे आर इंटरकनेक्टेड। और इसके जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। तो यानी दिस स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? सिस्टर्नी। अब यहाँ पे इस सिस्टर्नी की अगर हम लोग बात करें तो दो फेस होता है, एक होता है हमारे पास सिस और दूसरा होता है हमारे पास दैट इज द ट्रांस। दूसरा क्या होता है हमारे पास? ट्रांस। अब जो सिस फेज होता है ना, ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स। कैसा होता है हमारे पास? कॉन्वेक्स। और जो ट्रांस होता है ये कैसा होता है हमारे पास? कॉनकेव। इसी डायग्राम में सब कुछ समझ जाओ। अब ये था सिस यानी कॉन्वेक्स, ये क्या था? ट्रांस यानी कि कॉनकेव। अब इस तरीके से ये डिफरेंट सिस्टर्नी हमारे पास इस तरीके से अलाइन होता है और अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिस फेज किसके टुवर्ड्स होता है, तो ध्यान रखना सिस फेज न्यूक्लियस के टुवर्ड होता है और ट्रांस फेज साइटोप्लाज्म यानी इधर, इसके मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो या साइटोप्लाज्म बोल दो, उसके टुवर्ड्स होता है। न्यूक्लियस के टुवर्ड्स कौन सा होता है? सिस फेज। तो ये हम लोग लिख सकते हैं सिस फेज किसके? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये बात क्लियर? अब ये जो सिस्टर्नी है ना, इसका डायमीटर आपको याद रखना है। सिस्टर्नी का टिपिकल डायमीटर का लेंथ मतलब चौड़ाई क्या होता है हमारे पास? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ये बात क्लियर है? कितना होता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ये लेंथ किस में है? डायमीटर में। यही याद रखना है। कौन बताएगा आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? मैंने बताया था आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, बोला था याद रखने को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का डायमीटर कितना? 0.7। वेरी गुड। अगर रेडियस पूछ देगा तो आप क्या कर देना? हाफ। नैनोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, ये भी यूनिट भी तो याद रखना है। कौन बताएगा आरबीसी का? माइक्रोमीटर। पक्का? बाकी लोग भी बोलो, देखो थोड़ा सा एक्टिवली, नहीं बोल सकते हो आप चैट में लिखो, मुझे कंटिन्यूअस दिखाई देगा, डोंट वरी। ये बात क्लियर? चलो ये क्या होगा हमारे पास? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर है, वो भी क्या था? माइक्रोमीटर, बट वो क्या था? 0.7 माइक्रोमीटर। और उसका रेडियस पूछ देगा तो आपको याद रखना है 0.35। कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.35। तो चीज़ें याद रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर देना। नैनो कैसे भी कन्वर्ट कर सकता है यूनिट। टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। अब सोचो सिस ट्रांस तो नॉर्मल है, इसके अलावा आपको क्या क्या नाम याद रखना है? ट्रांस फेज को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ एम फेज। क्या बोलते हैं इसको? एम फेज या मैच्यूरेशन फेज। ये बात क्लियर? और सिस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेज। और इसी फॉर्मिंग फेज को एफ ले लेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ फेज। ये बात क्लियर? यानी सिस फेज के देखो कितने नाम हो गए? सिस फेज कैसा होता है? कॉन्वेक्स। ये कैसा होता है? एफ फेज, ये फॉर्मिंग फेज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और ये क्या होता है हमारे पास? कॉनकेव होता है, एम फेज होता है, मैच्योरेटिंग फेज, या दैट इज द ट्रांस फेज। तो मैं बोल ही रहा हूँ दैट इज द ट्रांस फेज। ये बात समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सारे वर्ड याद रहेंगे? यस सर। कहीं से भी पूछा जा सकता है। और ये जो सिस और ट्रांस फेज है, ये दोनों टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है। दिस बोथ आर द डिफरेंट टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, या डिफरेंट भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में डिफरेंट लिखा है तो, बट लाइन कुछ भी लिख सकता है, बट दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन। ये था बेसिकली स्ट्रक्चर की बात। अब हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका फंक्शन ध्यान से समझना है कि इसका मेन फंक्शन क्या है। तो ध्यान रखना हमारे पास ये मैच्योरेशन का काम करता है और ये इंटरकनेक्टेड है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। जो वेसिकल बना था ना हमारे पास ईआर में, कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो वेसिकल बना था, वो वेसिकल इसके अंदर आता है, यानी सिस फेज से एंट्री लेगा, दैट इज द फॉर्मिंग फेज। और इसके अंदर क्या होगा? मैच्योरेशन। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? मैच्योरेशन।
और मैच्योरेशन होने के बाद यस गोल्गी बॉडी से निकल जाएगा, जो भी चाहे लिपिड निकले, चाहे लिपिड या प्रोटीन, यहाँ से क्या होगा, आएगा बाहर की तरफ। किसके फॉर्म में आएगा, तो वेसिकल के फॉर्म में ही आएगा। किसके फॉर्म में आएगा हमारे पास, वेसिकल के फॉर्म में ही आएगा। ईआर का जो वेसिकल था इसके अंदर आएगा, मैच्योरेशन होगा और उसी वेसिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इसका काम क्या हुआ कि हमारे पास इसके अंदर भी वेसिकल घूम रहा है और ये वेसिकल फॉर्म होने के बाद कहाँ पे जा रहा है, साइटोप्लाज्म में, और जरूरत पड़ी तो एक सेल से दूसरे सेल में भी जा सकता है, जरूरत पड़ी तो एक सेल से दूसरे सेल में भी जा सकता है। ये बात क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सीक्रेट मटेरियल्स टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सीक्रेट मटेरियल्स टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल, और आउटसाइड द सेल यानी सेल के बाहर दूसरे जगह। अब वो ब्लड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर भी अपना सिक्रेशन कर सकता है। कौन, गोल्गी बॉडीज। यानी कि इसके हमारे पास ये जो मटेरियल्स का जो मैच्योरेशन होता है, दो चीज यहाँ पे होगा, जो साइंटिफिक वर्ड आपको याद रखना है, एक होता है ग्लाइकोसाइलेशन और एक होता है ग्लाइकोसाइडेशन। क्या होता है हमारे पास, साइडेशन, ये आप याद रखना, SY होता है ग्लाइकोसाइलेशन, और एक क्या होता है हमारे पास, ग्लाइकोसाइडेशन। दोनों वर्ड बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे क्या होता है, हालांकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखोगे तो ये वाला, दिस इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाता है। क्या ऐड होता है, कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है लिपिड मॉलिक्यूल पे या प्रोटीन मॉलिक्यूल पे, लिपिड मॉलिक्यूल पे या प्रोटीन मॉलिक्यूल पे, ठीक है। तो जनरली, एक मिनट, इसी का आपका माइक ऑन है, चलो म्यूट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सर एक बार रिपीट कर दो। कौन सा लाइन बताओ, कौन सा लाइन बताओ, पूरा रिपीट कर दूं? अच्छा ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। देखो, एक ग्लाइकोसाइलेशन ना, एक हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्मिनोलॉजी है। बहुत सारा अगर मैं बेसिक डिफरेंस बताऊं, बट वो एक्चुअली क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन में सिंपली समझो, ग्लाइकोसाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ क्या जोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट। ये बात क्लियर। या इसी लिपिड मॉलिक्यूल के साथ क्या जोड़ दो हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइलेशन। अब जनरली हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन रेफर करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। किसको रेफर करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। ये आपको याद रखना है। दिस इज द मेजर प्रोसेस। ये क्या हमारे पास, मेजर प्रोसेस। अब उसी का एक सब्सिडियरी दैट इज द ग्लाइकोसाइडेशन, जिसमें हमारे पास प्राइमरली लिपिड के साथ क्या जुड़ता है, कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन। बट यानी कि सारा ग्लाइकोसाइडेशन प्रोसेस ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है। ये बात समझ में आए, इसीलिए मैं बोला कि आपको दो ये वर्ड याद रखना है। मैच्योरेशन, इसमें होता क्या है, ग्लाइकोसाइडेशन, और क्या होता है हमारे पास, ग्लाइकोसाइडेशन, यानी मैच्योरेशन ऑफ प्रोटीन और मैच्योरेशन ऑफ लिपिड। बट इसमें हो क्या रहा है कि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ सकता है और लिपिड के साथ क्या जुड़ेगा हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या बनेगा हमारे पास, अब सोचो, लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो ये बनाता है ग्लाइकोलिपिड। क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड। और इसके साथ जुड़ेगा तो ये क्या बनाता है हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या बना देगा हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा, क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा, क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये बात क्लियर हो गया, पक्का। आगे चलें, ठीक है। चलो, ये सारी बातें आपको किस में याद रखना है, आपको गोल्गी बॉडीज में। किस में याद रखना है आपको, गोल्गी बॉडीज में। तो ये जो आपको याद है, आपको ट्रांसफेज से जो निकाल रहा है, जो मैं आपको बताया है, इस प्रोसेस को समझना है। एनसीईआरटी में अप्रोक्स एक पैराग्राफ से भी ऊपर दिया है, बट उतना नहीं, आपको थोड़ी सीक्वेंशियल्स पढ़ना है कि सिस फेज ट्रांसफेज करता क्या है। तो ये वेसाइकल कहाँ से है, ईआर का ही वेसाइकल है, यही वेसाइकल
इसके थ्रू प्रोसेस होगा और बाहर निकलेगा हमारे पास ट्रांसफेज से, और उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, या तो प्रोटीन होगा या लिपिड होगा। अब ऐसा प्रोटीन और लिपिड कहाँ से आएगा, मैंने अभी बताया था ACR बताया था ना, ACR से कैसा वेसिकल वाला बनेगा, यहाँ पे लिपिड होगा, जबकि RER से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे प्रोटीन होगा। तो वही है, और इसके अंदर मैचुरेशन हो रहा है, इसके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहा है उस प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन, यानी कि अल्टीमेटली क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। कौन बना रहा है, कौन मैच्योर कर रहा है, तो गोल्गी बॉडीज कर रहा है। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, सीक्रेट मटेरियल्स टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भी कर सकता है और सेल के अंदर भी सीक्रेट कर सकता है। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है। ये बात क्लियर है। कहाँ पे पैकेज होता है, किसके फॉर्म में पैकेज होता है, वेसाइकल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में पैक्ड होता है, तो वेसाइकल के फॉर्म में, जो कौन बना रहा है, ER, और उसी को यूज कौन करता है हमारे पास, गोल्गी बॉडीज। आगे चलें, फंक्शन याद हो गया आपको, तो क्या बना देता है हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, यानी कि पैकेजिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और वो डिफरेंट मटेरियल्स क्या है, ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन है, और क्या करता है, मैच्योरेशन का काम करता है, किसका, प्रोटीन और लिपिड का। ये अलग अलग डिफरेंट लाइन लिख सकता है, एंड ये चीज़ आपको याद रखना है, सिस फेज, ट्रांस फेज, किसको कौन कॉन्वेक्स होता है, कौन कॉनकेव होता है, किसको एफ फेस बोलते हैं, किसको एम फेस बोलते हैं। टू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है बट दे आर द इंटरकनेक्टेड, जो क्या होता है हमारे पास, सिस्टर्नी, यानी कि सिस्टर्नी आपस में क्या है, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होता है, इस तरीके से क्या होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। आगे चलें, क्लियर हो गया, बोलो पक्का, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, ER हो गया, गोल्गी बॉडी। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि प्लास्टिड। देखो राइबोसोम ऑलरेडी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बट दोबारा देख लेंगे, क्योंकि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के जब मैं समझा रहा था तभी सब कुछ बता दिया था, बट दोबारा से भी देख लेंगे। लिख लिए हो ना सभी लोग, चलो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फोटोसिंथेसिस करें। इसके बाद किसको किसको फोटोसिंथेसिस पे कमांड है, चलो नवदीप वेरी गुड, बताओ कौन सा करें, फोटोसिंथेसिस ही करें या कुछ और, क्या कौन सा, ठीक है कोई नहीं। ठीक है वही करा देंगे। नेक्स्ट अब हमें क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो सबसे पहले हम लोग प्लास्टिड देख लेते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, ठीक है। प्लास्टिड से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब सोचो प्लास्टिड, और इसी प्लास्टिड का एक एग्जांपल है, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। एक एग्जांपल है क्या हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड हमारे पास क्या होता है, ये जनरली हमारे पास सभी प्लांट सेल में और साथ में कहाँ पे पाया जाता है, लोकेशन आपको याद रखना है, मतलब इसका नेचर कहाँ पे पाया जाता है, दैट इज द ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिना। किसमें, यूग्लिना में भी आपको देखने को मिलेगा। इन सभी जगहों पे हमारे पास प्लास्टिड पाया जाता है। अब ये प्लास्टिड हमारे पास कैसा होता है, तो ये लार्ज साइज का होता है, इसको हम लोग ईजिली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लार्ज साइज का होता है और हम लोग ईजिली व्यू इन माइक्रोस्कोप, आराम से इसको हम लोग प्लास्टिड को देख सकते हैं। अब प्लास्टिड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर के यानी पिगमेंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट, ये डिफरेंट टाइप का होता है। ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, उसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स देखना है, और उस टाइप का भी अगेन से डिफरेंट टाइप हम लोग देखेंगे। हम लोग बात करते हैं हमारे पास पिगमेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्या क्या होता है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट जो सभी को पता है ग्रीन इन कलर होता है, दूसरा हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्या हमारे पास क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट।
अब ये ल्यूकोप्लास्ट से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तो हमें डिटेल में पढ़ना है फोटोसिंथेसिस में, बट यहाँ पे देखो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट, फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट, जो आपको याद रखना है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट। क्या क्या होता है हमारे पास? एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट। ये तो हम लोग अभी रे डायग्राम पढ़ लिए। अब ये होता क्या क्या है उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात, जिसमें हमारे पास कोई भी पिगमेंट नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर का है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड के अलग अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं, दैट इज द कैरेटिनॉइड। अब ये कैरेटिनॉइड के अंदर हमारे पास क्या आता है? कैरेटिन एंड जेंथोफिल। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? कैरोटिनॉइड्स। और इस कैरेटिनॉइड्स के 2 एग्जाम्पल आप याद रखना है। क्या होता है हमारे पास? जेंथोफिल एंड कैरोटिन। अब ये क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट। और उसके साथ साथ में ये वाला पिगमेंट भी एसेसरी पिगमेंट हो सकता है, बट क्लोरोफिल पिगमेंट का होना जरूरी है। बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्या है? जरूरी है। यानी कि क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड। तो अगर आपको सिर्फ कैरेटिनॉइड आएगा तो आपको मारना है क्रोमोप्लास्ट। अगर क्लोरोफिल आ गया तो आपको क्या मारना है? क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में हमारे पास क्या होता है? नो पिगमेंट। कैसा होता है हमारे पास? नो पिगमेंट। और बट पिगमेंट नहीं हुआ तो ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में ये करता क्या है, फॉर्म होकर क्या करता है, तो ध्यान से समझो। दिस एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट में रिजर्व फूड मटेरियल है। कौन सा है? इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल। एमाइलो का मतलब क्या होगा? स्टार्च। ये बात क्लियर? इलायो का मतलब होता है लिपिड या फैट या ऑयल, कुछ भी लिखेगा तो आपको याद रखना है। एलिरो का क्या होता है हमारे पास? प्रोटीन। क्या होता है हमारे पास? प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन जब स्टोर होगा उस प्लास्टिड को हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट। अगर क्या हुआ बालके? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अभी रिपीट कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कहाँ पे थे हम लोग? देखो प्लास्टिड की बात कर रहे थे। प्लास्टिड हमारे पास सभी प्लांट और इग्लूना में पाया जाता है। ये जनरली लार्ज साइज का होता है। इसको हम लोग इजिली नॉर्मल माइक्रोस्कोप यानी कि 100x पे आराम से देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट के प्रेजेंस के होने के बेसिस पे ये प्लास्टिड डिफरेंट टाइप के हो। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान रखना ये प्लास्टिड के टाइप हैं। कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हमारे पास 2 पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट और दूसरा क्या होता है? कैरेटिनॉइड्स। और क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है हमारे पास? सिर्फ कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स में क्या क्या आता है? जेंथोफिल और कैरोटिन। नेक्स्ट हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? नो पिगमेंट, बट स्पेशलाइज हो जाता है किसमें? स्टोरेज बॉडीज में। स्टोरेज बॉडी क्या होता है? अगर ये स्टार्च को स्टोर करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। अगर ये लिपिड, फैट या ऑयल को स्टोर करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इलायोप्लास्ट। और अगर ये प्रोटीन को स्टोर करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिरोप्लास्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिरोप्लास्ट। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना ये ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट है, और ये ल्यूकोप्लास्ट किसका? प्लास्टिड का पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ही प्लास्टिड आता है दिमाग में क्लोरोप्लास्ट ही आता नहीं। प्लास्टिड है 3 डिफरेंट पार्ट्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। नाउ ल्यूकोप्लास्ट के 3 अलग अलग पार्ट है, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट। ये बात समझ में आया? अब हमें डिटेल में जो पढ़ना है इसका स्ट्रक्चर किसका पढ़ना है? क्लोरोप्लास्ट का। और यहाँ पे भी पढ़ना है और आगे फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है। तो वहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर कैसे हम लोग देखेंगे, और वहाँ की बातें और यहाँ की दोनों बातें मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक साथ ही। और जो आपको याद रखना है, और एक टफ और कंट्रोवर्शियल लाइन है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। दोनों को पढ़ाने के बाद मैं बताऊंगा कि वो एग्जैक्ट लाइन क्या है और वहाँ पे कब कैसे ऑप्शन चूज करना है। देखो क्लोरोप्लास्ट हमारे पास कैसा है, मैं ये डायग्राम जो बना रहा हूँ क्या है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। अब ये क्लोरोप्लास्ट हमारे पास कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। कैसा हमारे पास? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। यानी कि ये क्या है हमारे पास? आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या हमारे पास? दैट इज द इनर मेम्ब्रेन।
अब आउटर मेम्ब्रेन जो है मैं बनाता जाऊंगा और साथ साथ आप लोग समझते जाना। आउटर मेम्ब्रेन और ये है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, ये बात क्लियर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल। कैसा होता है हमारे पास? मोर परमिएबल, याद रखना, मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। ये लाइन याद हो गया। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द स्ट्रोमा। ये क्या होता है हमारे पास? स्ट्रोमा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अब ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर एक में जिसको अभी मैं राउंड कर रहा हूँ, दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज नोन एज, जो मैं इसको बाहर निकाल के ला दे रहा हूँ, मान लो बाहर निकाल दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड्स। ये क्या हमारे पास? थैलेक्वाइड्स है। जब ये थैलेक्वाइड्स एक के ऊपर एक अरेंज होता है, एक के ऊपर अरेंज कर दिए लाइक दिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रैनम। एक को क्या बोलते हैं? ग्रैनम। ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। ये बात क्लियर? क्या हो गया? ग्रैनम। अब एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम का संख्या अधिक हो सकता है, इसी वजह से ये होता है सिंगुलर। अगर एक क्लोरोप्लास्ट में जरूरी नहीं कि एक ही ग्रैना पाया जाता है, एक ही ग्रैनम पाया जाएगा, ऐसे ढेर सारे ग्रैनम पाए जाएंगे। लो यहाँ पे भी मैंने बना दिया, यहाँ पे भी मैंने बना दिया। तो ये दोनों को कॉमनली क्या बोलेंगे? दैट इज अ ग्रैना। क्या बोल देंगे हम लोग? ग्रैना। ये बात क्लियर? तो बेसिकली एक ही चीज़ है, बट अंतर क्या? एक सिंगुलर है, प्लूरल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको थैलेक्वाइड्स अलग से याद रखना है। जब थैलेक्वाइड एक के ऊपर स्टैक के रूप में अरेंज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैनम। और इसी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ग्रैना। अब एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से कनेक्टेड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमेली। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमल लैमेली। ये बात क्लियर? अब एक और चीज़ आपको याद रखना है, स्ट्रोमल लैमेली के अलावा यहाँ पे एक एनसीईआरटी में इसका दूसरा नाम भी दिया है, और वो नाम स्किप हो जाता है जो आपको याद रखना है। पहली बात, वहाँ से असेसमेंट रीजन वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा उसको ध्यान से समझो, उसका नाम वैसा क्यों पड़ा वो ध्यान से देखो कि ये क्या है? थैलेक्वाइड। ये भी क्या है? थैलेक्वाइड। दोनों थैलेक्वाइड का जोड़ने का काम कर रहा है कौन? जिसको हम लोग स्ट्रोमल लैमेली। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे कि एक थैलेक्वाइड को दूसरे थैलेक्वाइड से जो जोड़ रहा है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड। बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक अलग है, ये अलग है, ये थैलेक्वाइड अलग है और ये थैलेक्वाइड अलग है, दोनों अलग अलग है, डेट्स वाई। और ये दोनों के जोड़ने का काम कर रहा है ये वाला ट्यूब, डेट्स वाई स्ट्रोमल लैमेली का दूसरा नाम क्या हो सकता है? इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड्स। ये बात क्लियर? इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड्स। थैलेक्वाइड था और ये एक अलग ग्रेनल था, ये एक अलग ग्रेनम था, दोनों को जोड़ के क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्ट्रोमल लैमेली का दूसरा नाम इंटरग्रेनल थैलेक्वाइड्स। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में चुपके से लिख दिया है छोटे से शब्दों में, तो जो आपको याद रखना है। ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग बेसिक थिंग पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको बताया ये इसका इंपॉर्टेंट लाइन है जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पूछता है। बाकी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइज क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे, मैं आपको वर्बली एक बार में बता दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और ये इसको बना लो, इसको हम लोग इसके इस ग्रेनम वाले पार्ट को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और इसी क्लोरोप्लास्ट में एक रिजर्व फूड एक हमारे पास मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्च। यानी कि इसके अंदर किसके फॉर्म में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ग्लूकोज प्लांट में किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। और ये स्टार्च कहाँ पे है? तो इसी क्लोरोप्लास्ट में। ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता है प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। ध्यान रखना, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जबकि प्लांट के अंदर किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के अंदर, स्टार्च के फॉर्म में। और इस चीज को प्रूफ किया था हमारे पास किसने? जूलियस वॉन सैक। एक साइंटिस्ट का नाम है जूलियस वॉन सैक, जो कहाँ पे पढ़ना है हमें? फोटोसिंथेसिस में। बट इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और वहाँ पे भी है, तो दोनों को मैं कंबाइंडली जोड़ के पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ बातें वहाँ की भी है और कुछ बातें यहाँ की भी है। तो ये इस स्टार्च किसने बोला? तो जूलियस वॉन सैक ने हमारे पास बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्लांट के अंदर किसके फॉर्म में स्टोर होता है?
तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये सारा बात आप लोग लिख लो जल्दी से, इतना ही बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कर लिए? अरे बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, लिख लिए? सभी लोग लिख लिए, आगे चलें। चलो फिर आपको कुछ 2-4 बातें अलग से बताऊंगा जो आपको याद रखना है बियॉन्ड द एनसीईआरटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखो, द लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किसकी बात कर रहे हैं? द लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ इज 2 to 4 माइक्रोमीटर। यानी इसका लेंथ कितना हो सकता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर, और इसका विड्थ की बात करें तो कितना हो सकता है हमारे पास? 2 to 4 माइक्रोमीटर। और इसका शेप की बात करें, ध्यान से समझो, इसका शेप कैसा कैसा हो सकता है? इसका शेप कप शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है। अब स्पाइरल कैसे होगा? स्पाइरुलिना में, डिस्क मोस्टली में पाया जाएगा, ओवल मोस्टली। कप शेप याद रखना है, कहाँ पे पाया जाएगा? तो आपको याद रखना है इवलिना। अरे कहाँ पे पाया जाता है हमारे पास कप शेप? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडो पहले आता था क्वेश्चन, बट अब नहीं आता है, क्लेमाइडोमोनास। अगर आप लोग याद रख सकते हो तो अच्छी बात है एग्जाम्पल, बट शेप हमारे पास वेरी करता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का शेप वेरी करता है, कप शेप, ओवल शेप, डिस्क शेप, स्पाइरल सब हो सकता है। और क्लेमाइडोमोनास में कैसा पाया जाता है? कप शेप। और स्पाइरल किस में पाया जाता है? स्पाइरुलिना में। स्पाइरुलिना में ये कहाँ पे पाया जाता है हमारे पास? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट देखने को आपको मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? और साथ में इसका नंबर भी वेरी करता है। अब एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है हमारे पास कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं इन द मेसोफिल पर सेल। एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं? 20 से 40 हो सकते हैं सिर्फ एक मेसोफिल सेल में। मान लो ये क्लेमाइडोमोनास है और इसका मेसोफिल है, इस मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कितने हो सकते हैं हमारे पास? 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट। ये एग्जाम्पल याद रखना है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर विद इन ए सेल क्या करता है? वेरी करता है। क्लोरोप्लास्ट नंबर वेरी विद इन ए सेल, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका नंबर क्या होता है? हमारे पास वेरी करता है। इतनी बातें आपको बस याद रखना था। अब इसके अलावा ध्यान से समझना, इस क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन एंडोसिम्बायोटिक होता है। इसका ओरिजिन कैसा होता है? एंडोसिम्बायोटिक। और इस वर्ड का मतलब समझो, ये अलग चैप्टर में भी दिया है शायद ये वर्ड, बट यहाँ पे नहीं दिया, क्वेश्चन पूछता है क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसा होता है? एंडोसिम्बायोटिक। इस एंडोसिम्बायोटिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन में 2 ऑर्गेनेली आता है, एक आता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या आता है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये दोनों एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का होते हैं। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का मतलब होता है ये कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल से ही डेवलप हो रखे हैं। किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से ये ओरिजिनेट होके, डेवलप होके, इवोल्यूट होके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हुआ। अब इसका प्रमाण कैसे मिलता है? उसका प्रमाण ध्यान से समझना। उसका प्रमाण मिलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास क्या होता है? 70S राइबोसोम, पहले से बता दिया। बट इस क्लोरोप्लास्ट, ये देखो मान लो ये क्लोरोप्लास्ट था और इसके बाहर में क्या है? मान लो ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या हमारे पास? साइटोप्लाज्म, और इसके बाहर क्या है हमारे पास? सेल वॉल। तो सोचो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का राइबोसोम होता है। खुद का क्या होता है? राइबोसोम। और ये राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप। दिस इज इंपॉर्टेंस। इसीलिए मैंने क्या बोला? एंडोसिम्बायोटिक। कहीं ना कहीं किससे मिला है? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, यानी इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। खुद का क्या होता है हमारे पास? डीएनए। खुद का डीएनए भी होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। दैट्स वाई
इस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये बात क्लियर, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, इसके पास खुद का राइबोसोम है और खुद का डीएनए है, और इसका खुद का जो डीएनए है ये कैसा होता है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक की तरह, और राइबोसोम भी कैसा है, प्रोकैरियोटिक की तरह। डेट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन, और जैसा ये है उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी तरीके से क्या हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज द एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन एंड बोथ आर द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन किस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं, बिकॉज इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर प्रोकैरियोटिक से मैच करता है। प्रोकैरियोटिक में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिख दिया है, बट ये सारी बातें नहीं लिखा है। एक लाइन क्या लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट हैव इट्स ओन डीएनए दैट इज द 70S राइबोसोम। वो क्या होता है हमारे पास, लेस देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम, लेस देन द, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मेरा लाइन नहीं है। लेस देन का मतलब क्या है कि 80S नहीं होता है, क्या होता है हमारे पास, 70S होता है। कैसा होता है हमारे पास, 70S राइबोसोम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये बात समझ में आ गया, ये सारी बातें लिख लो, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो ये लिख लो, ये बात क्लियर। यानी कि स्मॉलर या लेस देन राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। कौन सा पाया जाता है, 70S। कौन सा पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। समझ में आ गया, लिख लिया आप लोग, बोलो। ठीक है, देख रहे हो कितना खतरनाक है, इसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम, और ये डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। देख रहे हो प्रोकैरियोटिक का ही तो नेचर है, इसीलिए मैंने बताया था कि ये किससे, प्रोकैरियोटिक के डीएनए मिलेगा और प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लिखूँ तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑलरेडी डिफरेंस करा दिया था कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में जनरली हमारे पास कैसा देख लीनियर मिलता है, यहाँ पे कैसा मिलता है, सर्कुलर। डबल स्ट्रैंड वहाँ पे भी है, डबल स्ट्रैंडेड यहाँ पे भी है। और यानी जब खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है तो ये खुद का प्रोटीन बना सकता है, खुद का प्रोटीन बना सकता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो ये लाइन लिख के आ जाता है, ऐसा नहीं एनसीईआरटी में दिया नहीं है, दिया है बट ये वर्ड्स नहीं लिखा है, ठीक है, स्टेटमेंट में लिख दिया है, तो आपको खुद समझना है, मतलब खुद का मतलब टीचर समझाएगा ताकि आपको ईजी हो जाए। चलो हो गया, मिटा दूँ। यस सभी का हो गया, बाकी लोग बोल दो, जिसका हो गया हैंड रेज कर दो या फिर थम्स अप कर दो। चलो वेरी गुड। चलो माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया, उसका भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और एक अच्छा छोड़ो, वो मैं फोटोसिंथेसिस में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड पाया जाता है, तो उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा ऐड ऑन कर लो। देखो हमारे पास जो फोटो सिस्टम दो टाइप का होता है, आप लोग 12th में तो थोड़ा बहुत याद होगा, फोटो सिस्टम कितने टाइप के, दो टाइप के, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सेम स्ट्रक्चर वापस से फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है। हमारे पास क्या होता है, दो टाइप का फोटो सिस्टम, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड। अब ये याद रखना है कि जो पीएस फर्स्ट पाया जाता है ना, हमेशा कहाँ पे पाया जाएगा, एक्सपोज पार्ट पे, कहाँ पे, बाहर वाले पार्ट पे, यानी यहाँ पे पाया जाएगा पीएस फर्स्ट, ये बात क्लियर। और पीएस सेकेंड कहाँ पे पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में, यानी कि ग्रैनुल में। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा, पीएस सेकेंड, और इस वाले पार्ट पे भी पीएस क्या होगा, फर्स्ट। यानी जितने भी एक्सपोज पार्ट है वहाँ पे कौन सा पीएस पाया जाता है, पीएस फर्स्ट। और जितने भी एम्बेडेड पार्ट है या धसा हुआ पार्ट है उसमें कौन सा पाया जाता है हमारे पास,
PS सेकेंड, यानी 2 थैलेक्वाइड्स लिया, ये एक थैलेक्वाइड्स है और ये एक थैलेक्वाइड्स है, तो इन दोनों के बीच में जो पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, PS सेकेंड। और जितने भी एक्सपोज बाहर वाला पार्ट है, नॉन एप्रेस्ड है, उसमें क्या पाया जाता है हमारे पास, PS फर्स्ट, और एप्रेस्ड यानी धसा हुआ पार्ट या दोनों के बीच में जो पाया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं PS सेकेंड। तो ये लाइन भी लिख के आ सकता है। तो ये हालांकि पढ़ना कहाँ पे है, फोटोसिंथेसिस में, बट स्ट्रक्चर आर द सेम, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, हाँ हरमन बताओ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी आपको वेरी करेगा। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा है हमारे पास, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। कैसा है हमारे पास, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, मोर परमिएबल, और इनर मेम्ब्रेन क्या होगा हमारे पास, लेस परमिएबल, लेस परमिएबल। ठीक, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा एनालॉगस प्रोकैरियोटिक में याद रखो। प्रोकैरियोटिक में हमारे पास क्या था, ये सेल वॉल, और ये क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होके क्या बना लेता था, मेसोसोम। क्या बना लेता था, मेसोसोम। और वो एक एनालॉगस स्ट्रक्चर है किसका, इस माइटोकॉन्ड्रिया का। ये बात क्लियर। अब इसी मेसोसोम पे हमारे पास क्या पाया जाता है, F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या पाया जाएगा, F0 F1 पार्टिकल। क्या पाया जाएगा, F0 F1 पार्टिकल। क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो जस्ट मैं बताया कि यानी माइटोकॉन्ड्रिया के काम प्रोकैरियोटिक में कौन करता है, तो मेसोसोम करता है। कौन करता है, तो मेसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करता है, तो मेसोसोम करता है। वापस से हम लोग आते हैं अपने इसके स्ट्रक्चर पे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास, ध्यान से समझना, ये क्लियरली विजिबल होता है जब हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। और इसका नंबर, शेप, साइज पर सेल क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल। नंबर, इसका वेरिएबल क्या होगा, नंबर, शेप एंड साइज पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मान लो अगर मान लो मसल सेल्स हैं, वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके मसल सेल पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की नीड ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेगा। जहाँ पे नीड कम है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। ये बात समझ में आया, यानी कि डिपेंडेंट अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इसका नंबर, शेप एंड साइज क्या करता है, वेरी करता है। इसका नंबर, शेप एंड साइज क्या करता है, वेरी करता है। बट इसका टिपिकल हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है हमारे पास, सॉसेज शेप्ड। टिपिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास, सॉसेज शेप्ड होता है। सॉसेज शेप्ड होता है लाइक दिस, ओवल की तरह। अब इसका टिपिकल, आपको टिपिकल का मतलब एक कॉमन साइज याद रखना है, लंबाई याद रखना है, चौड़ाई याद रखना है। तो इसका ध्यान रखना है, इसका डायमीटर कितना होता है हमारे पास, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। डायमीटर कितना है हमारे पास, डायमीटर कितना होता है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। दिस इज द डायमीटर। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ कितना होता है हमारे पास, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। लेंथ कितना होता है हमारे पास, लेंथ इज
1 to 4.1 माइक्रोमीटर, 4.1 माइक्रोमीटर ये इसका लेंथ है। अब डायमीटर में एक बात और याद रखना है, इसलिए मैं रेड से लिखता हूँ। डायमीटर इसका हमारे पास एवरेज अगर डायमीटर पूछेगा तो कितना होता है हमारे पास 0.5 माइक्रोमीटर। कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर इज द एवरेज डायमीटर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, वाइल रेंज कितना होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। और इसका लेंथ कितना होता है हमारे पास 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलें। चलो, अभी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये मान लो इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो कुछ भी एक्वस कंपार्टमेंट है, दिस एक्वस कंपार्टमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इतना सिंपल नहीं होता है, दोनों को मैंने एक साथ क्यों बनाया, अलग स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूँ। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस एंड सेम तरीके का, जबकि इनर मेम्ब्रेन ये सीधा नहीं होता है। अब ये क्या बनाता है? इनफोल्डिंग्स। क्या बनाता है हमारे पास? इनफोल्डिंग्स। यानी कि दिस इनर मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगा? इनफोल्डिंग बनाएगा। क्या बनाएगा हमारे पास? इनफोल्डिंग। किस तरीके से बनाएगा तो उसको यहाँ पे देखो, ये क्या बनाया हमारे पास? इनफोल्डिंग। सिंपल रेगुलर स्ट्रक्चर में नहीं होगा, दैट इज द इनफोल्डिंग बना लेगा। और यानी क्वेश्चन आता है कि कौन सा हमारे पास इनफोल्ड बना रहा है, तो आपको बताना है इनर मेम्ब्रेन। हालांकि सभी को पता होगा क्योंकि 10th से पढ़ते आ रहा हो, बट कोई बात नहीं। ये क्या होगा हमारे पास? इनर मेम्ब्रेन। और इसी इनर मेम्ब्रेन पे हमारे पास पाया जाता है F0 F1 पार्टिकल, जिसका दूसरा नाम है दैट इज नोन एज फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। मोरन पार्टिकल दूसरा नाम भी पूछ सकता है, F0 F1 पार्टिकल, या दूसरा नाम क्या है हमारे पास? फर्नांडिस मोरन पार्टिकल, साइंटिस्ट के नाम पे। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इसी F0 और F1 को ध्यान से समझना। क्लोरोप्लास्ट के केस में, अभी मैं आपको ये बताता था, बहुत कुछ बताना पड़ता, दैट्स वाई नहीं बताया, फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा, बट ये वर्ड बता दे रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट के केस में इसी F0 और F1 को हम लोग क्या बोलते हैं? CF0, और क्या बोलते हैं इसको? CF1। किसके केस में है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट के केस में। ये बात क्लियर? क्लोरोप्लास्ट के केस में इसी F0 F1 पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? CF0 एंड CF1। दोनों सेम चीज है, दोनों में सेम फिजियोलॉजी फॉलो अप होगा, बट नाम अलग है। C फॉर द क्लोरोप्लास्ट, और जब C हटा देंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको रिप्रेजेंट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। और यही जो F0 F1 पार्टिकल है ना, ये हमारे पास हेल्प किस में करेगा? ATP सिंथेसिस में। किस में हेल्प करेगा? ATP सिंथेसिस में। और इसी वजह से F0 F1 पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं ATP सिंथेटेज। क्या बोल सकते हैं इसको? ATP सिंथेटेज। क्या बोल सकते हैं इसको? ATP सिंथेटेज, यानी कि ATP प्रोड्यूस करने वाला। अब ATP सिंथेसिस में अब जो F0 है और F1 है, ये दोनों का पोजीशन अलग अलग होता है। दोनों का हमारे पास क्या पोजीशन क्या होता है? हमारे पास अलग अलग होता है। किस? इनर मेम्ब्रेन के अंदर पोजीशन इसका अलग अलग होता है, जस्ट लाइक CF0 एंड CF1। अब क्या होता है हमारे पास? इसमें से एक काम करता है हमारे पास कि जस्ट एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है और एक मेम्ब्रेन के बाहर। मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है, मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है इतना मोटा, तो ये वाला पार्ट इस तरीके से होगा जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और इसका कुछ पार्ट इसके बाहर होगा। ये बात क्लियर? कुछ पार्ट क्या होगा? इसके बाहर होगा। तो यानी कि इसका पोजीशन भी क्या करता है हमारे पास? वेरी। पोजीशन भी क्या करता है हमारे पास? वेरी। और F0 और F1 इसमें से पोजीशन क्या हो सकता है? एक इंटर मेम्ब्रेनस हो सकता है, और इस मेम्ब्रेन के एक क्या हो सकता है हमारे पास? बाहर हो सकता है। एक क्या हो सकता है? बाहर हो सकता है। ये बात क्लियर? क्लियर है? ये वाला बात NCERT में लिखा है क्या? आई थिंक क्लोरो उसमें लिखा है, फोटोसिंथेसिस में लिखा है, CF1 के। चलो लिख लिए यहाँ तक? यहाँ तक बना लिए?
ये तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। और सभी को पता है इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। और वंस अगेन ये भी एंडोसिम्बायोटिक का पार्ट है। ये क्या होता है, मैट्रिक्स, और इसके अंदर भी अपना खुद का डीएनए यानी डीएस, सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, और साथ में इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाएगा। कौन सा राइबोसोम, तो 70S राइबोसोम। डेट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन, सिम्बायोटिक इन ओरिजिन। चलो, यानी प्रोकैरियोटिक से मिलके हमारे पास बना है, ठीक है। कोई दिक्कत, इससे अधिक तो एनसीईआरटी में और दे दिया ही नहीं है, इट्स फाइन, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ देखना है मुझे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसी का फर्नांडिस मोरन पार्टिकल के एक और नाम है, यानी F0F1 का नाम है ऑक्सीसोम। दूसरा नाम क्या हमारे पास इसका, ऑक्सीसोम। और ये वाला क्या होता है हमारे पास F1, और ये क्या होता है हमारे पास, सॉरी ये वाला क्या है F0, और ये क्या होता है हमारे पास F1। यानी कि जो मेम्ब्रेन के साथ इम्बेडेड है, मेम्ब्रेन के अंदर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं F1, यानी कि इंटीग्रल होता है, अगर ये टफ क्वेश्चन पूछ दिया तो। और ये कैसा होता है हमारे पास, पेरीफेरल होता है। कैसा होता है हमारे पास, पेरीफेरल। क्लोरोप्लास्ट के केस में जब मैं आपको बताऊंगा, थैलेकोइड्स वाला पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, तो उसमें भी हमारे पास ये क्या था, थैलेकोइड मेम्ब्रेन। मान लो ये क्या है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन, और इसी थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे ये लगा है हमारे पास F0, और ये लगा है हमारे पास F1, और ये दोनों को मिलकर हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। क्या बोल सकते हैं इसको, एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला चीज़ क्लोरोप्लास्ट में, ये वाला चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखना। F0 क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन है, सॉरी इंटीग्रल पार्ट है, और F1 क्या हमारे पास, पेरीफेरल पार्ट। कैसा हो गया, पेरीफेरल पार्ट। और ये दोनों को दोनों किस पे होता है इम्बेडेड, तो इनर मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं, ये याद रखना है। किस पे इम्बेडेड होता है, इनर मेम्ब्रेन पे। किस पे, इनर मेम्ब्रेन पे, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे F0F1 पार्टिकल क्या होता है, इम्बेडेड होता है, जिसके 3 नाम है, ऑक्सीसोम, फर्नांडिस मोरन पार्टिकल या F0F1 पार्टिकल। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूल। मिटा दूं, लिख लिए वो लास्ट वाला पार्ट, क्लियर है। अच्छा ये बताओ कि अगर ये एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन है तो ये डिवाइड कैसे करेगा, किसके थ्रू डिवाइड करेगा। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल कैसे डिवाइड करता है जनरली, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली कैसे डिवाइड करता है, कौन बताएगा, अरे बोलो, किसी को याद आ रहा है। अरे प्रोकैरियोटिक या यूनिसेलुलर कैसे डिवाइड करता है, मान लो ये सेल है, ये ऐसे होता है, फिर पिंच ऑफ होके 2 अलग अलग सेल बना लेता है, इसको क्या बोलते हैं, अब बता दो ना, क्या बोलते हैं अब तो बता दो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखो याद ही नहीं आ रहा है किसी को भी, इतने लोग हो फिर भी किसी को याद है, वेरी गुड नवदीप, क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी फिशन। तो यानी कि अब मैंने ऐसा क्यों पूछा, तो आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाई, माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइडेड बाई बाइनरी फिशन। ये बात क्लियर, किससे डिवाइड हो जाता है, बाइनरी फिशन से डिवाइड हो जाता है, जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल, जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। तो दिस इज द लास्ट लाइन। चलो फंक्शन सभी को पता है, क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। चलो नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है क्या, वैक्यूल। नेक्स्ट क्या हमारे पास, वैक्यूल और लाइसोसोम, छोटे छोटे ऑर्गेनेली है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मिटा दूं ना मैं, नंदिनी, चलो समझ में आ रहा है, तेज तो नहीं पढ़ा रहा, बोलते ही नहीं क्या, अच्छा ठीक है
ठीक है, इसी का तेज तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर। ठीक है, चलो जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको सब कुछ आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम। छोटा सा ऑर्गेनल है, इसमें सिर्फ 2 लाइन याद रखना। लाइसोसोम, पहली बात ये लाइसोसोम है ना, ये गोल्गी बॉडी से जो फॉर्म होके निकल रहा है वही है, यानी गोल्गी बॉडी के जो पिच ऑफ हो जाता है, कैसा होता है हमारे पास पिच ऑफ, यानी वहाँ से जो वेसिकल निकल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है, इसके अंदर जो मटेरियल है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कैसा होता है हमारे पास, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है हमारे पास, प्रोटीएजेज, और क्या हो सकता है लाइपेजेज, और क्या हो सकता है हमारे पास न्यूक्लिएजेज, ये नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, न्यूक्लिएजेज, और क्या हो सकता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेजेज। बस ये सब के सब हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। कहाँ पे पाया जाता है, लाइसोसोम पे। अब ये लाइसोसोम के अंदर जो पाया जाता है जिसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, और ये कैसा है, एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। कैसा है हमारे पास, सिंगल मेम्ब्रेनस। क्यों, क्योंकि गोल्गी बॉडी में सिंगल मेम्ब्रेनस है, तो ये भी कैसा होता है हमारे पास, सिंगल मेम्ब्रेनस, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसीलिए वजह से लाइसोसोम इट इज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसीलिए मैंने सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाया था। तो यानी कि सिंगल मेम्ब्रेनस है और गोल्गी बॉडी से डायरेक्ट रिलेट करता है, और इसके अंदर क्या कंपार्टमेंट अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है, और इसके अंदर का हाइड्रोलिटिक एंजाइम वाला पार्ट अलग है, कल भी समझाया था। तो ये क्या होगा हमारे पास, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, इसके अंदर होता है क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, प्रोटीजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज और कार्बोहाइड्रेजेज। प्रोटीजेज किसको ब्रेक डाउन करेगा, तो प्रोटीन को। लाइपेज किसको करेगा, लिपिड को। न्यूक्लियस किसको करेगा, न्यूक्लिक एसिड को। देखो खतरनाक है ये, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए दोनों को कर सकता है। न्यूक्लियजेज हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में पढ़े थे, न्यूक्लियजेज डीएनएजेज, यानी न्यूक्लियजेज के 2 हो जाएंगे, डीएनएजेज और आरएनएजेज। यानी कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। नाउ कार्बोहाइड्रेट किसको करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट का। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, और एक बार क्वेश्चन आ गया है, लाइसोसोम वर्क अंडर, यानी एक्टिवली वर्क एक्टिवली इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, और इसको क्या लिख सकता है, एसिडिक इन्वायरमेंट। कैसा लिख सकता है, एसिडिक इन्वायरमेंट। अगर बेसिक कर दिए तो लाइसोसोम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, लाइसोसोम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और इसी का एक अनदर नेम है दैट इज नोन एज सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग। कहीं पे जाएगा और वहाँ पे जाकर रप्चर ब्रस्ट हो जाएगा, और सब में इस क्यों सुसाइडल, इसके पास ये सब कुछ है, सबको मार देगा। कोई खराब सेल दिख रहा है, प्रोटीन हटा देगा, लिपिड हटा देगा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, सबको ही खत्म कर देगा, पूरा सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। डेट्स वाई क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग। लाइसोसोम इज अ सुसाइडल बैग। और ये किसका पार्ट है, तो गोल्गी बॉडीज का ही पार्ट है, कुछ और पार्ट नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडीज से ही हमारे पास क्या होता है, वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग ऑफ द गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज के पैकेजिंग से हमारे पास जो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये सब हो सकता है, प्रोटीजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियजेज एंड कार्बोहाइड्रेजेज। प्रोटीजेज प्रोटीन को, लाइपेजेज लिपिड को, न्यूक्लियज न्यूक्लिक एसिड को, कार्बोहाइड्रेजेज कार्बोहाइड्रेट को। और ये कैसे एक्टिवली काम करेगा, किस कंडीशन में अच्छे तरीके से काम करेगा, तो एसिडिक इन्वायरमेंट में या एसिडिक मीडियम में अच्छे तरीके से काम करेगा। बस आपको इतनी बातें याद रखना था लाइसोसोम, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो। अब ये मैंने बोला एसिडिक मीडियम में काम करेगा, अगर इसको पीएच स्केल पे लिख देगा तो आप लोग बताओ हाई पीएच पे काम करेगा या लो पीएच पे। देख लो क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई कर देता है, कौन बताएगा किस पे काम करेगा, हाई पीएच या लो पीएच, तुम ही लोग बताओ। मैंने बता दिया एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो हाई पीएच पे काम करेगा या लो पीएच पे, बताओ पक्का। मार खाओगे। पीएच स्केल कैसे बच्चे हो तुम लोग, मान लो 1 2 3 4 5 7 इज द न्यूट्रल। ये क्या होता है इधर, एसिडिक होता है कि बेसिक, बताओ।
हाँ नहीं, अराउंड नहीं पूछ रहा हूँ मैं वैल्यू तो पूछ ही नहीं रहा बालके, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने बोला हाई पीएच या लो पीएच। भाई पीएच स्केल तुमने भूल गई, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि बच्चे गलती कर देते हैं। पता है एसिडिक मीडियम पे भाई जितना इधर आएंगे दिस इज द एसिडिक, और जितना इधर जाएंगे दिस इज द बेसिक, ये तो पता है ना। अरे बोलो, इस तो ऐसे गलतियां नहीं करना है, यही मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना होता है। एसिडिक मीडियम तो याद है लो पीएच, किस पे काम करता है, लो पीएच, यानी कि पीएच स्केल पे भी बात करें तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 जनरली 5 के आसपास, 4 से 5 में इसका पीएच होता है, ये बात क्लियर। बट वैल्यू नहीं याद रखना है, बस आपको याद रखना है लो पीएच पे काम करता है बालक, एसिडिक मीडियम लो पीएच, ऊपर नहीं बता देना है। 7 से जैसे ऊपर होगा बेसिक और इसके नीचे क्या होता है एसिडिक, ये बार बार केमिस्ट्री में है, अलग अलग चैप्टर में पूछ देता है, इवन अभी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कब हमारे पास एक्टिव होता है। तो उस केस में आपको याद रखना है कि पीएच स्केल, पीएच, ये सब कुछ, और ये भी पता होगा H+ कंसंट्रेशन, और इधर अलग इधर अलग, तो देयर आर डिफरेंट वे टू राइट लाइन्स, तो बेसिक चीज़ आपको याद रखना है, तो गलतियाँ नहीं होगी। नेक्स्ट, अब हमें क्या पढ़ना है, वैक्यूल्स। वैक्यूल में भी इसी तरीके से 2 मुश्किल से 3 लाइन याद रखना है। मिटा दूँ, ये हो गया क्लियर। चलो, लाइसोसोम के बाद क्या है, वैक्यूल, और उसके बाद इंटरेस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे दैट इज द साइटोस्केलेटन। थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे, उसमें अलग अलग नाम, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बच्चे उससे क्वेश्चन पूछ ही देता है, और साइटोस्केलेटन भूल जाते हैं लोग जनरली, ठीक है। साइटोस्केलेटन और साथ में हम लोग सेलिया और फ्लैजिला एक साथ ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लाइंस किस तरीके से पूछता है उसको हम लोग देखेंगे। वैक्यूल बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। वैक्यूल मैंने पहले बता दिया था कि एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है हमारे पास प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। मान लो ये प्लांट सेल बना दिया और ये इसका वैक्यूल बना दिया, ये क्या हमारे पास वैक्यूल, और ये वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर अप्रॉक्स 90% एरिया को कवर कर सकता है। सेल 100% है तो 90% क्या हो गया, वैक्यूल, 90% क्या हो गया, वैक्यूल। और प्लांट में कैसा होता है, प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, पाया जाता है। इसके अंदर, इस वैक्यूल के अंदर क्या होता है हमारे पास कि वाटर हो सकता है, सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है हमारे पास, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल्स जो इस सेल के लिए यूजफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है, वो सारा मटेरियल कहाँ पे होता है हमारे पास, इस वैक्यूल के अंदर। कहाँ पे होता है हमारे पास, इस वैक्यूल के अंदर पाया जाता है। अब ये जो वैक्यूल होता है, ये क्या था हमारे पास, सेल, ये क्या हमारे पास प्लांट सेल, और वैक्यूल भी हमारे पास कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस। कैसा होता है हमारे पास, सिंगल मेम्ब्रेनस, हालांकि पहले बता दिया था बट यहाँ पे देख लो कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस। और इसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते थे इसको, टोनोप्लास्ट। यानी टोनोप्लास्ट क्या होता है, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, और सॉरी वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, जिसके मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और ये मेम्ब्रेन हमारे पास कैसा होता है, सेलेक्टिव परमेबल। कैसा होता है हमारे पास, इट इज द सेलेक्टिव परमेबल। कैसा होता है हमारे पास, सेलेक्टिव परमेबल, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है कि आयंस का इधर से इधर ट्रांसफर होता है। अब कैसे ट्रांसफर होता है यही ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो आयंस है, ये क्या हमारे पास आयंस एंड डिफरेंट मटेरियल, यहाँ का आयंस इस टोनोप्लास्ट के थ्रू अंदर चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, अंदर चला जाता है। जब ये अंदर चला गया तो इस वैक्यूल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, हाई। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, हाई। मैंने इसको रिप्रेजेंट किया किससे, कॉन्सेंट्रेशन से। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाई, एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। किसके, कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दिस टोनोप्लास्ट। इस टोनोप्लास्ट की वजह से इधर का आयन एंड मटेरियल्स कहाँ पे चला गया, इस वैक्यूल के अंदर। कहाँ पे चला गया, इस वैक्यूल के अंदर, जिसके वजह से इस वैक्यूल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू हमारे पास साइटोप्लाज्म, एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही था जो आपको याद रखना था हमारे पास, कि टोनोप्लास्ट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल्स, आयन एंड अदर मटेरियल्स, और जिसके वजह से क्या हो गया, कंसंट्रेशन कहाँ पे इंक्रीज हो गया, वैक्यूल के अंदर। किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर
कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म, एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। ये बात समझ में आ गया, याद रहेगा सभी को, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक। अब ये था बेसिक स्ट्रक्चर और ये लाइन पूछने वाला। अब कुछ एग्जांपल याद रखना है। यही वैक्यूल कुछ एनिमल सेल में पाया जाता है जो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे होता है? तो अमीबा में। कहाँ पे होता है हमारे पास? अमीबा में। वैक्यूल को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो अमीबा में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? अमीबा में। और एक और एग्जाम्पल याद रखना है, दैट इज द कि फूड वैक्यूल्स कहाँ पे पाया जाता है? प्रोटिस्टा में। फूड वैक्यूल कहाँ पे पाया जाता है? प्रोटिस्टा में। बस इतनी बातें याद रखना है, प्रोटिस्टा में। बस दो एग्जाम्पल याद रख लो। और बेसिक स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेनस है। और क्या हमारे पास? आयंस एंड अदर मटेरियल्स साइटोप्लाज्म से कहाँ पे चला जाता है? इस वैक्यूल के अंदर। क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ द टोनोप्लास्ट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होने की वजह से इसके अंदर चला जाता है और इसका हायर कंसंट्रेशन हो जाता है वैक्यूल के अंदर एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म, एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म। और ये फूड वैक्यूल्स कैसे फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ इनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल्स को। कैसे करता है? बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स। चलो इतनी बातें आपको याद रखना है किसमें? वैक्यूल्स में। हो गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलें? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। कौन दिशा में? चलो मिटा दूँ ये? बोलो किसी का? ठीक है, आप लिख लो। बस इतनी बात है। देखो जितना आप लोग समझ के और जितने कम शब्दों में लिखोगे ना, उतना ही आप रिवाइज कर सकते हो और आपके सारे क्वेश्चन होंगे। इसकी सिक्योरिटी आपके सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखा दूँ, लाइन से एक एक लिखाते रहूँ, उस केस में क्या होगा कि बहुत अब बुक से भी ज़्यादा हो जाएगा नोट्स, फिर रिवाइज नहीं होता है। बात ये है। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला। अब क्या पढ़ना है? सीलिया एंड फ्लैजिला को पढ़ना है। ठीक है, मुझे लगा था आज खत्म हो जाएगा, बट कोई नहीं, अब कुछ ही बचा है हमारे पास। क्रोमोसोम बचा है और सीलिया एंड फ्लैजिला। आज तो हम लोग सीलिया एंड फ्लैजिला देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे डेट इज द। और इस सीलिया एंड फ्लैजिला में एक ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रक्चर को मैं पहले बनाऊंगा, फिर साथ साथ बनाऊंगा और समझाता रहूँगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सीलिया एंड फ्लैजिला। और इसका डिफरेंस मैंने बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि हमारे पास सीलिया कैसे काम करता है। हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला हमारे पास क्या करता है? पूरे बॉडी को यानी पूरे सेल को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। और सीलिया हमारे पास जनरली अपने आसपास के जो भी लिक्विड इन्वायरमेंट है, जो कुछ भी है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है सीलिया और फ्लैजिला में। सीलिया और फ्लैजिला में हमारे पास ये दोनों के दोनों कैसा होता है? हमारे पास हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये याद रखना है आपको, या सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब चूंकि जनरली एनिमल सेल में तो हमारे पास सेल वॉल होता नहीं है, जबकि प्लांट में सेल वॉल होता है। जबकि प्लांट में क्या होता है? हमारे पास सेल वॉल होता है। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल लाइन है। कंट्रोवर्शियल क्या है? बट एक्चुअल में आपको याद रखना है कि किसका होता है आउटग्रोथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और नो डाउट जब सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ होके ऊपर क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो वहाँ से निकलता है। तो एक्चुअल में सेल वॉल से नहीं, इस किसका फॉर्मेशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका फॉर्मेशन है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही हमारे पास आउटग्रोथ है। कौन? दिस सीलिया एंड फ्लैजिला। दिस सीलिया एंड फ्लैजिला, इट इज द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो अब फ्लैजिला जनरली क्या होता है हमारे पास? लार्जर, लॉन्गर। और ये कैसा होता है हमारे पास? शॉर्ट। ये कैसा होता है हमारे पास? शॉर्ट। ये दोनों में हम लोग क्या किए? डिफरेंस क्रिएट किए।
उसके अलावा अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये दोनों का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, चाहे सिलिया हो चाहे फ्लैजिला हो। इसका स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, डेट इज द एक्सोनिमी। क्या बोलते हैं इसको, पूरे अगर हम बात करें तो जो एक्सोनिमा के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मान लो एक सिलिया था इतना बड़ा या फ्लैजिला था, अगर मैं इसको ट्रांसवर्स ऐसे कट कर दिया, कैसे कर दिया, ऐसे कट कर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके बाहर में क्या होगा, सेल वॉल, बाहर में क्या होगा, सेल वॉल बोल रहा हूँ, बाहर में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर, बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल, डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल। और ये माइक्रोट्यूब्यूल का नंबर कितना होता है, पहली बात 9, कितना होता है हमारे पास 9, कितना होगा 9, याद रखना। और ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के फॉर्म में पाया जाता है, किसके फॉर्म में, डबलेट के फॉर्म में। तो एक साथ में दो दो बना रहा हूँ, ऐसे कितना होगा हमारे पास 9, ध्यान से समझना, 2 बना दिए, 1 2 3, समझ के बनाओगे ना, 1 2 3 4, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा एक बार में। 5, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, 6 7 8 9, ये बात क्लियर। कितना बना हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि क्या पाया जा रहा है, तो ध्यान से देखो 9 डबलेट, 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, क्या पाया जा रहा है, 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। अब इस 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल ये कहाँ पे, पेरीफेरी पे, तो ये भी याद रख लेंगे, कहाँ पे पाया जा रहा है, पेरीफेरी पे, पेरीफेरी पे 9 डबलेट रिंग पाया जा रहा है। अब इसके सेंटर में हमारे पास और पाया जाता है 2 माइक्रोट्यूब्यूल, ये बात क्लियर, सेंटर में क्या पाया जा रहा है, 2, तो टोटल क्या हो गया 9 + 2, क्या बोलते हैं इसको, 9 + 2। तो इस सिलिया एंड फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा हो जाता है, एक्सोनिमा का 9 + 2, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक्सोनिमा। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोनिमा। तो एक्सोनिमा का स्ट्रक्चर सिलिया और फ्लैजिला को पूछेगा तो आपको बताना है कैसा होता है, 9 + 2, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 9 + 2 ही होगा। ये बात समझ में आ गया। अब ये जो सेंटर में होता है, इसके दोनों साइड यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल सीथ। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल सीथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल सीथ। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रल सीथ। अब मैं आ रहा हूँ, कनेक्शन बना रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जो हमारे पास एक डबलेट ब्रिज है और दूसरा, एक डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है और दूसरा डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, इन दोनों को जोड़ने का काम जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, इंटर डबलेट ब्रिज। ये बात क्लियर। और ये इंटर डबलेट ब्रिज यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद रखना है, बियॉन्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये इसको हम लोग बोलते हैं नेक्जिन। ये किस प्रोटीन का बना होता है, नेक्जिन प्रोटीन का। किसका बना होता है, नेक्जिन प्रोटीन का। तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग इंटर डबलेट ब्रिज भी बोल सकते हैं या नेक्जिन भी बोल सकते हैं। ये किसका बना होता है, नेक्जिन प्रोटीन का। इंटर डबलेट ब्रिज किसको जोड़ रहा है, एक माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट और दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इंटर डबलेट ब्रिज। तो यानी कि ये इंटर डबलेट ब्रिज इस तरीके से सब में आ जाएगा। ये बात क्लियर। और लास्ट में हमारे पास इसके साथ भी जुड़ेगा, ये दोनों को भी जुड़ेगा। तो टोटल हो गया 9 इंटर, ये क्या है डबलेट, और यहाँ पे एक 9 + 2, ये क्या हो गया, एक और एक, तो 9 + 2 अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन सीधे पूछता है सिलिया एंड फ्लैजिला का एक्सोनिमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 9 + 2। कैसा होता है, 9 + 2। 9 क्या है, पेरीफेरी पे, 2 कहाँ पे, सेंटर पे। तो ये दोनों कहाँ पे पाया जाता है हमारे पास, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बोल देंगे इसको, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। रटना नहीं है, समझना है, इसी डायग्राम से समझ जाना, नहीं लिखना है इसको 10-20 लाइन में, देयर इज नो नीड। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया। बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरीफेरी क्या है, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और सेंटर में क्या हमारे पास, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, कवर्ड बाय द सेंट्रल सीथ, कवर्ड बाय द सेंट्रल सीथ। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बात और याद रखना है कि यहाँ से क्या रिलीज होता है, डाइनिन आर्म। क्या रिलीज होता है हमारे पास, डाइनिन आर्म्स। अंदर की तरफ हमारे पास कितने होते हैं, 2 डाइनिन आर्म्स। अंदर की तरफ कितने होते हैं, 2 डाइनिन आर्म्स, और बाहर की तरफ कितने होते हैं हमारे पास, 3 डाइनिन आर्म्स। ये क्या हमारे पास, डाइनिन आर्म्स।
अंदर की तरफ कितना है 3, सॉरी बाहर की तरफ कितना हमारे पास 3, 3 कहाँ पे है आउटसाइड और 2 कहाँ पे है हमारे पास इनसाइड। और इसी तरीके से सब में होता है, कितना होता है सब में। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल वाला पूछ दिया ना तो लगता है कि याद ही नहीं है, तो कैसे होगा उसको ध्यान से समझो। अगर सिर्फ आउट बाहर का पूछेगा, अगर सिर्फ बाहर का पूछेगा कितने डाइनिंग आर्म्स हैं, कहाँ का बाहर का आउटसाइड, तो आपको किसने मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 3 18। अंदर का पूछेगा तो कितना हो गया हमारे पास 9 इंटू 18 लिख रहा हूँ, इतना कितना हो गया हमारे पास 9 इंटू 2 18 और 9 इंटू 3 27। अगर टोटल पूछ देगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बात क्लियर समझ में आ गया। तो इतने हमारे पास डाइनिंग आर्म्स हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल में, सॉरी एक एक्सोनिमा के स्ट्रक्चर में कितने हमारे पास, दीज आर द टोटल 45 डाइनिंग आर्म्स, जिसमें से अंदर के साइड हमारे पास कितने हैं तो दैट इज द 18 और बाहर के साइड कितने हैं 27, टोटल कितना है 45। और अगर एक माइक्रोट्यूब्यूल में पूछेगा तो 3 बाहर और 2 अंदर, 3 बाहर और 2 अंदर, लाइक दिस। क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। पक्का ना? देखो तो ये मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये बात समझ में आया? देखो एक दो जो थे 2 बेचारे वो भी चलेगा, बट कोई बात नहीं, डाटा खत्म हो गया होगा। ये बात समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो इसका अरेंजमेंट कैसा हो गया 9+2 का, रटना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से समझना है, ठीक है। और अगर मैं ये स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, मैंने क्या बोला था ध्यान से समझना, तो एनसीईआरटी की एक लाइन आपको क्रैक हो जाएगा। ये मैंने बोला था माइक्रोट्यूब्यूल और मैंने इसको ट्रांसवर्स काटा था तो ऐसा दिखा था, बट ये जो 9 दिख रहा है अगर मैंने ऐसे काटा, बट अगर मैं 3D में दिखाऊं मतलब लाइक इसको कट करके ऐसे दिखाऊं तो बेसिकली हमारे पास ये जो पेरी फेरी पे ना ये 9 पैरेलली अरेंज है। कैसे है हमारे पास, मान लो ये सर्कल है उसके अंदर ये लाइक दिस, मैं और ढेर सारा मार्कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मान लो ये कि हमारे पास 9 मार्कर है और ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने 9 मार्कर को क्या कर दिया इस तरीके से अरेंज कर दिया, इस मान लो 9 है इस तरीके से क्या कर दिया अरेंज कर दिया, तो ये सर्कल में अरेंज होगा जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो यहाँ पे क्या है एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है डबलेट एक दूसरे के क्या हमारे पास पैरेलली अरेंज है विद इन द सर्कल। तो एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखा है कि हमारे पास कि सिलिया एंड फ्लैजिलम आर कवर्ड विद ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन and their core has many microtubule running parallel to the long axis, running parallel to the long axis। तो वो मैं आपको समझाया running parallel to the long axis, ये बात क्लियर। यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है एक दूसरे के कैसे है हमारे पास पैरेलली रन करता है लाइक दिस लंबे लंबे, और इसको मैंने टीएस इस तरीके से कट किया था तो ये वाला स्ट्रक्चर आया था पेरीफेरी पे 9 और अंदर क्या है हमारे पास 2, अंदर क्या हमारे पास 2। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? याद रहेगा? चलो अब लास्ट आपको याद रखना है, जिसको मैं किस कलर से बनाऊँ, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। लास्ट वाला आपको याद रखना है कि यहाँ पे डबलेट ब्रिज से ये चीज़ याद रखना है, जिससे हमारे पास डाइनिंग आर्म निकला है ना उसी से अंदर की तरफ एक और स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल स्पोक। बस इतना ही स्ट्रक्चर था, मैं इसलिए आपके साथ साथ स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि आपको रटना नहीं है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। और इसका भी नंबर कितना होगा 9, इसका नंबर कितना होगा 9। तो गलती क्या होता है कि रेडियल स्पोक इससे नहीं बनाना है, जिस पे डाइनिंग आर्म है ना उसी पे बनाना है। माइक्रोट्यूब्यूल, अब ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ए होता है और माइक्रोट्यूब्यूल बी होता है। माइक्रोट्यूब्यूल ए होता है और क्या होता है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल बी, ठीक है। तो ये होल स्ट्रक्चर है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। पक्का याद रहेगा? यस सर। क्वेश्चन कर लोगे ना? बना लो फटाक से, जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको भी लिखना है आपको, ठीक है, बोलना नहीं है। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ तब तक, ताकि आपको क्लियर हो जाए, जो मैं आपको 3D में दिखाया उसी का।
अरे यार हाथ में लग गया सब। ठीक है, तो याद रखना मैं आपको एक 3D डायग्राम दिखा रहा हूँ जस्ट, ताकि आपको और सही से समझ में आ जाए। माइक्रो ट्यूब्यूल एक्सोनिमा, देखो दिखाई दे रहा है सभी को? yes sir, ठीक है, देखो ये क्या है, पैरेलली अरेंज है, देख रहे हो? और लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पास ये अलग अलग हमारे पास नाम है। रेडियल स्पोक आपको दिखेगा इसमें, नेक्जिन लिंक, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेक्जिन लिंक। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ नेक्जिन प्रोटीन का बना होता। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में नहीं जानना है कौन सा, बस ये जानना माइक्रोट्यूब्यूल ए, माइक्रोट्यूब्यूल बी। हमारे पास ए पे क्या होता है, रेडियल स्पोक और डायनिनार। बी पे कुछ भी नहीं होता है, बी पे कुछ भी नहीं होता है। तो मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ से यही पूछ सकता है कि आपको नंबर पूछ देना, तो नंबर में आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको याद है भाई कि हमारे पास 2 अंदर के साइड है, 3 बाहर। ये भी पूछ सकता है अंदर के साइड कि बाहर के साइड। अंदर के साइड टोटल कितना हो गया 18, और बाहर के साइड कितना हो गया 27, टोटल कितना होगा 45। रेडियल स्पोक कितना है हमारे पास 9। ठीक है, चलो समझ में आ गया सभी को? ठीक है, कल ये ओवर हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग बता दो, क्योंकि देखो रेगुलर कुछ ही बच्चे होते हैं, शुरू में सब आते हैं, बट धीरे धीरे वो जो भी रीज़न होता है, एक रीज़न हो सकता है समझ में नहीं आता, बाकी दूसरा रीज़न भी हो सकता है, वट एवर जो भी। तो तुम लोग रेगुलर हो तो आप लोग बता दो कौन सा चैप्टर करें, जो तुम लोग बोलोगे वही करा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग को पढ़ना है। 2 ऑप्शन देता हूँ, एक ब्रीदिंग एनिमल फिजियोलॉजी का, और एक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन कौन पढ़ना चाहता है? ठीक है, आपका ब्रीदिंग, और हरमन लिख दूँ? breathing, ठीक है, मैं एक फोटोसिंथेसिस, ठीक है देखता हूँ, मैं वोट करा लूँगा, उसके बाद बात कर लेंगे। दोनों आपस में इम्पॉर्टेंट है, ब्रीदिंग भी और वो भी, बट फोटोसिंथेसिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द ब्रीदिंग, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे अभी हम लोग, और दोनों में से कोई कराना सब कुछ है, यानी सभी पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कुछ भी पढ़ेंगे। और इससे बेसिस हम लोग, मैं सारा क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, आप लोग आराम से कर लेना। कल ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या है, साइटोस्केलेटन और जस्ट क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस मैंने पहले करा दिया था, और क्या बचा है, साइटोस्केलेटन। ठीक है, समझ में आया ना? चलो yes sir, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। thank you sir, thank you sir. ओके।